अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्की का वीज़ा आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि टर्की का स्टिकर वीज़ा होता है, इसका कोई ई वीज़ा नहीं होता। आपको फिजिकली जाकर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो टर्की के वीज़े के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अपनी लिस्ट मुकम्मल कर लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेस पर्सन हैं। तो दोनों के लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हैं। बाकी कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर कुछ बाकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है, जिसमें आपका आ जाता है तस्वीरें आपकी आ जाती हैं, वाइट बैकग्राउंड में 2 पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है वो भी साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपका FRC होना चाहिए अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं MRC होना चाहिए। इसके बाद आपको ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि जिस डेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 6 महीने पहले की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें तकरीबन 6 से 10 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो 6 लाख भी चल सकता है। अगर आपकी स्टेटमेंट थोड़ी कमज़ोर है तो 8 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि आप अपनी बैंकिंग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बैंक जाके वहां से भी ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी का एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, या आप अपने लोकल थाने में जाकर वहां से ले सकते हैं। तो जनाब, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होती हैं उनमें है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप बिजनेस पर्सन हैं, मैं दोनों का आपको बता देता हूं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई ऑफिस है, कोई भी किस्म का आप कारोबार कर रहे हैं, तो आपके लिए उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाने। सबसे पहले आ जाता है कि आप विजिटिंग कार्ड लगाएं। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आपका लेटर हेड होना चाहिए, बिजनेस का जो लेटर हेड आपका बना होता है वो होना चाहिए। तीसरी चीज आ जाती है कि आपने पिछले 1 साल में जितने रिटर्न फाइल किए वो होनी चाहिए, आपका NTN होना चाहिए, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आपके अगर मेंबरशिप है वो कार्ड होना चाहिए, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पिछले 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। वो आप अपने HR से कह के बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन HR से कह दें तो वो आपको बना के सैलरी स्लिप दे देगा। इसके अलावा आपका NTN होना चाहिए, आपके लिए भी यही है, और आपकी 1 साल की टैक्स रिटर्न जो फाइल की है लास्ट ईयर की वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपनी कंपनी से एक NOC होनी चाहिए जिसमें ये लिखा गया हो कि कंपनी आपको जिन दिनों में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आपको छुट्टी दे रहे हैं, और उनको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं टर्की, वो NOC लाजमी होनी चाहिए। इन तमाम डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट ओवरऑल चाहिए उसमें से सबसे पहले है कि आपका एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि आपने किस दिन पे किस जगह पर जाना है, और पूरी आइटिनरी आपकी होनी चाहिए, यानी कि आप ट्रिप में कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हैं, इस्तांबुल जाना चाह रहे हैं, अनातोलिया जाना चाह रहे हैं, या आप कप्पाडोकिया जाना चाह रहे हैं। सारी चीज़ें आपने उसमें लिखी हो, कौन कौन सी जगह आपने विजिट करनी है, जैसे गलाटा टावर है, आपने हॉट एयर बलून राइड करनी है, तमाम चीज़ें आपने उसमें लिखनी है, डे वाइज लिखनी है, ताकि उनको एग्जैक्ट पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आप एक सीरीज पर्सन है और आप वाकई ट्रैवल करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी होटल एकोमोडेशन की रिजर्वेशन उनके पास होनी चाहिए, पेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप booking.com से जाकर किसी भी होटल की बुकिंग कर सकते हैं, 10 दिन 12 दिन जितने दिन भी आपने बुकिंग करनी है, और स्पेशली आपकी आइटिनरी के मुताबिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस्तांबुल में जा रहे हैं 5 दिन के लिए तो आपके 5 दिन की बुकिंग इस्तांबुल में होनी चाहिए, और अगर आप कप्पाडोकिया जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए तो 2-3 दिन की अकोमोडेशन कप्पाडोकिया के होटल की होनी चाहिए। तो ये तमाम अकोमोडेशन आपने डाउनलोड करके PDF फॉर्म में रख लेनी है। इसके अलावा आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए होती है और एक आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है, लेकिन ये 2 चीज़ें अगर आप खुद से नहीं भी कर सकते, इसका मैं आपको सोल्यूशन अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्या है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप टर्की का वीज़ा डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर अप्लाई नहीं करते। इनके ड्रॉप बॉक्सेस बने होते हैं। ड्रॉप बॉक्सेस का मतलब होता है इन्होंने अपना ये सर्विस आउटसोर्स किया होता है, जैसे यूरोप के लिए VFS होता है, इसी तरह टर्की के लिए अनातोलिया सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो इनके डिफरेंट सर्विस सेंटर मौजूद हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें लाहौर आ जाता है, कराची आ जाता है, इस्लामाबाद आ जाता है, पेशावर आ जाता है, हैदराबाद आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है। तो जी ये अनातोलिया सेंटर जो मैंने शहर आपको बताया इन तमाम में मौजूद है। आपने यहाँ पर जाना है, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग जाएं और जल्दी से अपना टिकट ले लें। वहाँ पर क्यू लगी होती है, जैसे बैंक में आप जाते हैं क्यू लगी होती है, आपको टिकट दिया जाता है, अपने टिकट पर आप जाते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि अनातोलिया सर्विस सेंटर आपको वीज़ा नहीं देता, वीज़ा आपको टर्किश एम्बेसी ही देती है। ये लोग आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं ताकि कंप्लीट फाइल ये
एम्बेसी को भेजें और एम्बेसी तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वीज़ा का जो है ना डिसीजन दे देती है और फिर आपका पासपोर्ट यहीं पर आता है और आपने यहीं से कलेक्ट करना है। जो वीज़ा आपको इशू होता है वो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा होता है और ये 180 दिन के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप इस पर 30 दिन से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सटेंशन होती है या आपको कंट्री से निकलना पड़ता है और फिर दोबारा नया वीज़ा लगाकर आना पड़ता है। तो 30 दिन की इसकी आप रह सकते हैं वहाँ पर। वैसे इसकी जो डेट्स हैं वो 180 दिन के लिए ये वीज़ा वैलिड होता है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल में बनाकर अनातोलिया सेंटर पे चले जाना है। वहाँ पर आपने टोकन लेना है, अपनी बारी का वेट करना है। जब आपकी बारी आएगी तो आपने काउंटर पे जो बंदा है उसको आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा। आपने उस बंदे को कहना है कि मैंने इंश्योरेंस नहीं लगाई और इसके अलावा मैंने रिटर्न टिकट भी नहीं लगाया। तो ये दोनों फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आप बाहर से करवा के जाएं, क्योंकि अंदर हर चीज़ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो वो आपको इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट वो उसी टाइम बुक करके आपको इंश्योरेंस भी आपकी करवा देगा और रिटर्न टिकट जो डमी टिकट होती है वो लगा देगा आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा कि ये फॉर्म सारा फिल कर दो। वो फॉर्म जो है आप अपनी अंग्रेजी ज़बान में सारा फॉर्म फिल करेंगे। उसमें काफ़ी सारे सवाल होते हैं। कुछ सवाल वीज़ा के रिलेटेड होते हैं कि आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है या आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, और अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है तो किन जगहों पर आपने ट्रैवल किया हुआ, तमाम डिटेल्स आप उसमें लिखते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाती है और आप जाकर वहाँ पर उनके काउंटर पे फ़ी जमा करवाते हैं और वो फ़ी तकरीबन होती है 55,000 से 60,000 पाकिस्तानी बनता है। क्योंकि आपने इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, उसके पैसे भी शामिल हो जाते हैं, इसमें आपके डमी टिकट के पैसे भी शामिल हो जाते हैं। फिर अगर थोड़े बहुत वो 1-2 फोटोकॉपी और करेंगे आपके पैसे वो भी चार्ज करेंगे। उनके फोटोकॉपी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा इनके अपने सर्विस चार्जेस भी होते हैं जो कि 12 से 15,000 रुपये होते हैं और वीज़ा फ़ी भी शामिल होती है। तो ये तमाम पैसे मिला के तकरीबन 55 से 60,000 55 to 60,000 बनते हैं। उसके बाद वो आपको एक नया टोकन जनरेट करता है और वो आपको कहता है कि जाएं सामने कमरे में। तो जब आप कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी एक फ्रेश पासपोर्ट साइज पिक्चर ली जाती है ऑटोमेटिक सिस्टम में। उसके बाद आपको दूसरे कमरे में भेजा जाता है। वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तमाम फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रसीद दी जाती है कि भाई हम आपको कॉल करेंगे जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा, या आप 7-8 दिन बाद 10 दिन बाद आप हमें कॉल कर लें, खुद पूछ लें, या आप डायरेक्ट आके हमसे पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो टर्किश एम्बेसी कभी कभी कंफर्मेशन कॉल आपके एम्प्लॉयर को यानी आपकी कंपनी को, आपके बॉस को वो कर सकती है, जो नंबर आपने कंपनी का वहाँ पे दिया होगा। तो वहाँ वो कॉल करके उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये बंदा जा रहा है तो आपको इस बात का पता है, क्या आपने इनको एनओसी प्रोवाइड की हुई है। अगर वो कहते हैं ठीक है तो ये अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये कॉल टर्किश एम्बेसी से आती है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम वीज़ा प्रोसेस समझ आ गया होगा और हो सकता है आपको 6-7 दिनों के बाद अनातोलिया सर्विस सेंटर से हो सकता है मैसेज आ जाए या आपको कॉल आ जाए कि आ जाएं और प्लीज़ अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। और पासपोर्ट कलेक्शन बिल्कुल आसान है। आपने जाना है, किसी क्यू में नहीं लगना। इंटर होते साथ ही आपको पासपोर्ट कलेक्शन का एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पर या आप उनके रिसेप्शन भी होता है, रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं कि पासपोर्ट मैंने कहाँ से कलेक्ट करना है। पासपोर्ट कलेक्शन पे जाना है और आपने वहाँ से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके वापस आ जाना है। और अगर वीज़ा लगा होगा तो उस पर आपका स्टिकर वीज़ा आ जाएगा, और अगर वीज़ा नहीं लगा होगा तो उस पर रिजेक्शन की एक स्टैंप लगेगी जिसको वो आर के नाम से इंडिकेट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आर लिखा होता है, इसका मतलब होता है रिजेक्शन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो वीज़ा भी नहीं देखते, उनको समझ ही नहीं आ रही होती है कि वीज़ा लगा हुआ है कि या नहीं लगा हुआ। वीज़ा अगर लगेगा तो स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लग जाएगा, और अगर कोई वीज़ा नहीं है तो आपने ये स्टैंप ढूंढनी है कि यहाँ पर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाती है। तो जनाब टर्की बहुत खूबसूरत मुल्क है, वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। ये नहीं है कि बिल्कुल वीज़ा नहीं लगता, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान में वीज़ा लगने की रेशो थोड़ी सी कम हुई है। फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने एक आध कंट्री विजिट किया हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। और फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगते। टर्की जो है बहुत अच्छा है, एक इस्लामी मुल्क है। आप वहाँ पर जाएँ, उस जगह को एंजॉय करें। काफ़ी बड़ा मुल्क है और काफ़ी इलाके इसको जो है काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो जनाब उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।